नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी सॉल्वर गैंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में आने वाले इकोनॉमिक्स के पोर्शन को। दोस्तों, अब ज़्यादा समय बचा नहीं है तो हम उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से ही बन रहे हैं। तो बिना समय गंवाए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बता दें आपको कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ है और उसका क्षेत्र क्या है, जीएसटी क्या है, हरित क्रांति, बैंकिंग प्रणाली, इन्हीं सब चीजों से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है 5-6 टॉपिक से। तो हम टोटली इन्हीं पर डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखेंगे और जब वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप पूरा समझ पाएंगे और आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन पाएगा। तो चलो फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स की शुरुआत करेंगे। इकोनॉमिक्स का जो हिंदी में अर्थ होता है दोस्तों, वो क्या होता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र होता है हिंदी में। दोस्तों, अर्थशास्त्र का क्या मतलब होता है? अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन का विज्ञान। देखिए, अर्थ प्लस शास्त्र, दो शब्दों से मिलकर बना है अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। धन के अध्ययन को कहते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, इतना मामला क्लियर है सभी को? दोस्तों, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है कि किस प्रकार से क्वेश्चन और कहां से बन सकता है। तो अर्थशास्त्र का जो अर्थ होता है वो है धन प्लस अध्ययन, यानी धन के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर अर्थशास्त्र है तो अर्थव्यवस्था क्या है? तो दोस्तों, आगे चलकर भी डिस्कस करने वाले हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में। अब बात कर लें दोस्तों कि प्राचीन समय में एक ग्रंथ की रचना हुई थी जिसे चाणक्य ने भारत में रचना किया था। चाणक्य की एक पुस्तक है, चाणक्य की, आपने जरूर एग्जाम में आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र। चाणक्य की एक पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, ग्रंथ था। तो दोस्तों, ये वाली जो ग्रंथ की रचना की थी ये राजनीति पर आधारित है। क्वेश्चन यहां से बन जाता है दोस्तों कि जो अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने, वो किस पर आधारित है? तो वो राजनीति पर आधारित है। ठीक है। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक शब्द जो है इकोनोमिया, इकोनोमिया, इकोनॉमिक शब्द दोस्तों इकोनोमिया ग्रीक यूनानी शब्द से हुई है। यूनानी शब्द, अब आप लोग समझ रहे होंगे ये क्या है। इकोनोमिया का दोस्तों अर्थ होता है प्रबंधन से रिलेटेड है। प्रबंधन से रिलेटेड बात करें तो दोस्तों रिसोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब संसाधन का प्रबंधन। ध्यान देना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थशास्त्र का किस ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो उसका नाम है इकोनोमिया, यानी इकोनॉमिक्स शब्द जो बना है इकोनोमिया से बना है, जिसका अर्थ होता है संसाधन का प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, अब एक और अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक पुस्तक का नाम है, वही पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, एडम स्मिथ 1776 में एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। ये अर्थशास्त्र की बुक है और दोस्तों अर्थशास्त्र का जो जनक है वो एडम स्मिथ को ही माना जाता है। दोस्तों, जो अर्थशास्त्र का जनक है उन्हें एडम स्मिथ को ही माना जाता है और एडम स्मिथ को ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी जनक कहा जाता है, जो आगे चलकर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहां से जो क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों वो चाणक्य का अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित है। इकोनोमिया ग्रीक यूनानी शब्द से बना हुआ है, इकोनोमिया जो है, इकोनॉमिक्स जो है इकोनोमिया ग्रीक यूनानी शब्द से बना हुआ है। और एडम स्मिथ 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन की रचना की थी।
और इन्हें पूंजीवादी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सॉरी, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा था? हम सभी जानते हैं अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इसे कहा था एडम स्मिथ ने ही धन का विज्ञान कहा था। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था। ध्यान देना, यहां पर लिख रहा हूं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था दोस्तों, अर्थव्यवस्था दो प्रकार के हैं। एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है रेगनर फ्रिस्ट। रेगनर फ्रिस्ट के अनुसार यार जुकाम हो गया क्या दोस्तों, एक देख लो, आपको दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है दोस्तों। एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था रेगनर फ्रिस्ट के अनुसार उन्होंने बताया है कि अर्थव्यवस्था दो प्रकार की है, दो भागों में विभाजित किया है। एक है समष्टि, एक है व्यष्टि और एक है समष्टि। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक है, इसका नाम इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो और एक को कहते हैं मैक्रो। ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो व्यष्टि है, इसमें जो अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है वो व्यक्तिगत अध्ययन है, यानी कि इसमें बाजार का, मांग का और उपभोग का अध्ययन होता है और छोटी छोटी चीजों का अध्ययन होता है। लेकिन दोस्तों जो समष्टि है यानी माइक्रो यानी बड़ी वाली अर्थव्यवस्था है, इसमें राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। याद रखना, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन किसमें किया जाएगा, व्यष्टि में या समष्टि में? तो ध्यान रखना कि समष्टि में किया जाएगा, यही इतना इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी है कोशिकीय नीति है, मौद्रिक नीति, महंगाई वगैरह, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, इसी में किया जाता है। इतना मामला क्लियर है। अगर क्वेश्चन बने अर्थव्यवस्था के दो भाग कौन कौन से हैं, तो समष्टि और व्यष्टि है। किसने दिया है? रेगनर फ्रिस्ट ने बताया है। ठीक है, और दोस्तों और कुछ क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है, जैसे समष्टि के जो जनक हैं दोस्तों, समष्टि अर्थव्यवस्था के जो जनक माने जाते हैं उन्हें जेएम कीन्स माना जाता है। इतना याद रखना, जेएम कीन्स। अब इतना टाइम है नहीं कि इन पर डिटेल में चर्चा की जाए, बट आप इतना जरूर याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार दोस्तों कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन अर्थव्यवस्था है जो वर्तमान समय में बहुत सारे देश संचालित हो रही थी। अब दोस्तों अभी हमने बात कर लिया था अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, समझ लीजिए। अर्थशास्त्र दोस्तों जब पुस्तकों में कुछ लिखा जाए तो वो अर्थशास्त्र है, जबकि जब उसका सक्रिय रूप ग्राउंड स्तर पर उपयोग ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। समझे बात को? पूरा मामला क्लियर है। जब ग्राउंड स्तर पर उसकी उपयोगिता की जाए तो अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार से मुख्य रूप से है। ठीक, ध्यान देना, यहां पर जरा समझ लीजिए इसको मैप के आधार पर। दोस्तों जो सबसे पहले अर्थव्यवस्था है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो दोस्तों है वो है राज्यवादी अर्थव्यवस्था या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी या फिर राज्यवादी। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। अब यहीं पर दोस्तों मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था का विकास से संबंधित सारी जानकारी समझ लेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन चीजों को समझ के जाइए। देखिए दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं, मींस ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन पर जोर देते हैं। जैसे निजी क्षेत्र को, सारी चीज जो है निजी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र संचालित करते, चाहे जो भी हो, निजी क्षेत्र से सड़क बनेगी, सरकारी काम सब निजी क्षेत्र होगा।
इस जो अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना यानी पैसे कमाना, पैसा कमाना ही इसका लक्ष्य रहता है। और इसका उदाहरण है यूएसए। और उदारवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं वो हैं एडम स्मिथ। ठीक है, उदारवादी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं वो एडम स्मिथ है। और इसका जो उदाहरण वाला देश है वो है यूएसए में निजी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब बात करते हैं समाजवादी या राज्यवादी अर्थव्यवस्था। ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? दोस्तों, ऐसी व्यवस्था में जो है जितने भी क्षेत्र हैं उन पर राज्य मतलब गवर्नमेंट का अधिकार होता है, सरकार का नियंत्रण होता है सभी फैक्टर पर। सरकार का कंप्लीटली नियंत्रण होता है, कोई भी इससे बाहर नहीं है, सरकार ही सब कुछ देखती है। इसका जो लक्ष्य होता है दोस्तों लोक कल्याण करना, यानी कि लोक कल्याण करना इसका लक्ष्य है। इसका जो है लोक कल्याण इसका लक्ष्य है। इसका जो उदाहरण देश है रूस में जो है, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, बात कर लें इसका जो सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था कार्ल मार्क्स ने। इंपॉर्टेंट है, रट लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था वह है दोस्तों जिसमें पूंजीवादी और राज्यवादी यानी कि समाजवादी दोनों का योगदान हो तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। समझ गए ना? यानी कि पूंजी निजी क्षेत्र में भी अपना निवेश कोई भी व्यक्ति कर सकता है और सरकार भी अपने स्तर पर लोक कल्याण का प्रयास करती है। यानी बात करें मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था तो पैसे कमाना और साथ साथ में लोक कल्याण का काम भी करते रहना मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है, जिसका सटीक उदाहरण है भारत जैसा देश। भारत देश और इस जो व्यवस्था के सिद्धांत दिया था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? जे.एम. कीन्स ने। जे.एम. कीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रट लेना इन चीजों को, बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं, इन चीजों को आप ध्यान रखना। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पर दोस्तों जितना भी लाभ कमाना होता है और बाजार जो मांग वगैरह है, जो मार्केट में कितनी मांग बन रही है, ये सब निजी क्षेत्र निर्धारित करते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट निर्धारित करता है, यहाँ पर निजी क्षेत्र और सरकार दोनों मिलकर निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एक अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ देशों में ये चल रही है और सफलतापूर्वक भी चल रही है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों? साम्यवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां पर सरकार तानाशाह हो जाती है और सभी चीजों पर कंट्रोल हो जाता है, फुल ऑन पावर गवर्नमेंट का। समझे ना? यानी यहां पर इस अवस्था में सरकार तानाशाह रहती है, सरकार तानाशाह रहती है। ठीक है, इतना मामला क्लियर हो गया है। अब बात करें दोस्तों इसका जो उदाहरण देश है, जैसे चाइना है, चीन और दक्षिण कोरिया, दक्षिण उत्तरी कोरिया। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे प्राइवेटेशन में हो चाहे जिन चीजों में हो, वो यहां पर कर नहीं सकता हस्तक्षेप। यहां पर फुल ऑन पावर गवर्नमेंट ही रहती है और गवर्नमेंट यहां पर तानाशाह हो जाती है। अब बात कर ले दोस्तों विदेशी संबंध के आधार पर भी अर्थव्यवस्था दो प्रकार से होती है। अब देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान देना, विदेशी संबंध पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। देखिए विदेशी संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था भी दो प्रकार से है। एक होती है क्लोज यानी ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था जिसे बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। एक है बंद जिसे कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। खुली इकोनॉमी क्या है दोस्तों? यानी खुली अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर दो देशों के मध्य आयात और निर्यात यानी जो व्यापार है दोस्तों, व्यापार है आयात निर्यात हो रहा है, दो देशों के मध्य आयात निर्यात होता है तो खुली अर्थव्यवस्था, और नहीं हो रहा है तो फिर बंद अर्थव्यवस्था। इन चीजों को समझ गए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या है।
चलिए थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेते हैं अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या क्या है। आइए इतना हटा रहा हूं। दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या है। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बहुत ही शॉर्ट में से चर्चा करेंगे और आपका कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। दोस्तों जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं वो तीन है। एक है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक बोलते हैं या फिर औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा है सेवा क्षेत्र, तृतीयक या सेवा क्षेत्र, यानी तृतीयक भी बोल सकते हैं, समझ लेना आप, या सेवा क्षेत्र। इन चीजों को समझ लें। प्राथमिक को बोलते हैं कृषि क्षेत्र। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इतना मामला क्लियर है। देखिए दोस्तों प्राथमिक अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है वो तीन भागों में डिवाइड है। भारत का जो प्राथमिक कृषि क्षेत्र क्या है, यह क्षेत्र भारत की रीढ़ है, अर्थव्यवस्था यानी भारत की रीढ़ है। ठीक है, और जो जीडीपी में जो योगदान है भारत का, भारत में 17% भागीदारी रहती है, और जीडीपी में जो योगदान है दोस्तों, जीडीपी में योगदान नहीं, जो इससे रोजगार उत्पन्न होता है वो है 51%। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि में, अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कृषि है भारत में, और यहाँ पर 17% जीडीपी में योगदान है, यानी कुल भारत के इकोनॉमी में। रोजगार भी दे रहा है 51%। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे धान गेहूं, खेती करना, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन। अब समझ सकते हैं कि कृषि में जो जो भी आता है सब इसमें आता है। अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि खेती करना किस अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में है। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्या है दोस्तों, जिसे सेकंड है द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र। तीन इसका नाम है, आप चाहे जो समझ लीजिए। इसमें दोस्तों औद्योगिक चीज आती है, निर्माण से संबंधित सभी काम होता है, निर्माण से संबंधित, जैसे पुल का निर्माण, पार्क बनाना और बहुत सारी चीजें, सड़क निर्माण, जितना भी निर्माण वाला क्षेत्र है सब इसी में आता है। ठीक है, और दोस्तों जो तीसरी सबसे बड़ी है वो है, सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो है सेवा क्षेत्र, यानी तृतीयक अर्थव्यवस्था, जो द्वितीयक और प्राथमिक दोनों में इसका सहभागिता है, दोनों के लिए काम करता है। इसका जो योगदान है 54%। अब जैसे कि बात कर लें कि तृतीयक क्षेत्र कैसे काम करता है। सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे कि बात करें तो दोस्तों रेलवे जो है वो सेवा प्रोवाइड कर रहा है, रेलवे जैसे जो है सेवा, बैंकिंग, होटल, ये सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण था दोस्तों। एक चतुर्थ क्षेत्र भी है। चतुर्थ क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिर्फ दिमाग से काम होता है। चतुर्थ क्षेत्र भी अगर क्वेश्चन बन जाए, रिसर्च हो जाए, वैज्ञानिक रिसर्च, अनुसंधान, ये सारा चतुर्थ क्षेत्र में आता है। बट क्वेश्चन आपको यहाँ प्राथमिक क्षेत्र से ही मिलेगा, तो इतना याद रखना। अब चलो दोस्तों थोड़ा सा जो डिस्कशन है वो बैंकिंग पर कर लेते हैं, फिर हरित क्रांति पर, और फिर आगे भी करेंगे। तो चलिए इसको पहले हटा देते हैं, बैंकिंग पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब थोड़ी सी चर्चा बैंक के राष्ट्रीयकरण से कर लेते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि बैंक का राष्ट्रीयकरण किस प्रकार से होता है, आरबीआई क्या है, बैंक के कार्य क्या है, आरबीआई की स्थापना कब हुई है, और किस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इन चीजों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वही से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में ज्यादा पढ़ना सही नहीं रहता है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं बैंक का राष्ट्रीयकरण। तो उससे पहले जान लेते हैं बैंक क्या है और बैंकिंग क्या है। दोस्तों बैंक एक वित्तीय संस्था होती है। बैंक एक प्रकार की वित्तीय संस्था होती है जिसका कार्य क्या होता है दोस्तों, बैंक का जो कार्य होता है वो पैसे को जमा करना और ऋण प्रदान करना। यानी कि दोस्तों बात करें
एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि बैंकिंग क्या है, तो बैंक की कार्य प्रणाली को बैंकिंग कहा जाता है, और जो बैंक का कार्य होता है वो पैसा जमा करना और निकासी करना, यानी निकालना और ऋण प्रदान करना, यही इसका काम होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पहला बैंक कहां पर स्थापित हुआ। तो विश्व का जो पहला बैंक है वो 1157 में बैंक ऑफ वेनिस के नाम से, बैंक ऑफ वेनिस, इटली में खोला गया। तो दोस्तों यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, स्टैटिक में भी आ सकता है और आपका इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि पहला बैंक किस देश में खोला गया या किस महाद्वीप में खोला गया। तो यूरोप महाद्वीप में खोला गया 1157 में बैंक ऑफ वेनिस के नाम से। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में इसका क्या इतिहास रहा है, क्या मतलब भारत में बैंक किस प्रकार से आया। यहां लिखो क्या, ठीक है यहां लिखो भारत में इतिहास, ये वाला थोड़ा सा ध्यान देना, भारत में बैंक का इतिहास क्या रहा है। देखिए दोस्तों, भारत में पहली बार जो बैंक ओपन हुआ था वो 1770 में मॉडर्न बैंक ओपन हुआ था, जो कि वेस्ट बंगाल में था, पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें भारत में बैंक के इतिहास के बारे में, तो भारत में जो पहला बैंक ओपन हुआ था वो हुआ था 1770 में, जिसका नाम था मॉडर्न बैंक, और पश्चिम बंगाल में खोला गया था, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ था, आगे चलकर बंद भी हो गया था शायद 32-32 तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था कि भारत में पहला बैंक कब खोला गया। अब बात करते हैं उसके बाद जब खोला गया दोस्तों, वो 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए, 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए, 3 प्रेसिडेंसी बैंक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, बीबीआईपी कर लेना, इसीलिए इस पर चर्चा कर रहा हूं। नहीं थोड़ा बहुत पॉइंट और है बताने को, वहां पर भी हम चर्चा करने लगते हैं। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन खोले गए। एक खोला गया बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल खोला गया, और बैंक ऑफ बॉम्बे, और एक और खोला गया बैंक ऑफ मद्रास। ये कब खोला गया, इनका सन भी कभी कभी पूछ लेता है, ज्यादा नहीं पूछता है, जो पूछने वाला है अभी डिस्कस करते हैं। 1806 में इसको खोला गया, 1840 में इसको ओपन किया गया, और 1840 में इसको ओपन किया गया, और 1843 में इसको ओपन किया गया। दोस्तों ये तीनों बैंक उसके बाद खोला गया। 1770 के बाद से जो बैंक ओपन हुआ, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, और उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास 1843 में खोला गया। दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहां की स्थिति समझ लीजिए दोस्तों, इन तीनों बैंक को बाद में मिला दिया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इन तीनों बैंक को जब मिलाया गया 1921 में, मिलाकर संयुक्त रूप से मिला दिया गया, और इनका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम सुने होंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसी बैंक का बाद में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण करके इसे बना दिया गया SBI, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना रट लेना। यहां से क्वेश्चन अगर बनेगा बैंक से तो आप यहां से ही क्वेश्चन पाएंगे। ठीक है, इन तीनों बैंकों को 1921 में मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, और बाद में इसे 1 जुलाई 1955 को बैंक का राष्ट्रीयकरण करके नया नाम दे दिया गया भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सरकारी बैंक है, सहकारी बैंक है। ठीक है दोस्तों, अब और आगे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब दोस्तों राष्ट्रीयकरण, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि राष्ट्रीयकरण है क्या। दोस्तों यहां पर देखिए राष्ट्रीयकरण क्या है।
राष्ट्रीयकरण। दोस्तों जब कोई कंपनी में भारत सरकार का जो निवेश रहता है 50% से अधिक, उसका जो शेयर है भारत सरकार का 50% से अधिक शेयर हो जाता है, तो वह राष्ट्रीयकरण कहलाता है। यानी कि जिस जिस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है उसमें भारत सरकार की जो सहभागिता है शेयर में, पूंजी में, वो 50% से अधिक हो गई है। ठीक है, इतना समझ के मामला, राष्ट्रीयकरण का मामला समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट राष्ट्रीयकरण का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हीं उतने को रट लेना, अगर क्वेश्चन बनेगा तो वहीं से ही बनेगा। देखिए राष्ट्रीयकरण, दोस्तों राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो 2 चरण में हुआ। कितने में? 2 चरण में हुआ। पहले चरण में दोस्तों क्या हुआ? पहले चरण में 19 जुलाई, याद रखना डेट, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों को विलय कर दिया गया। 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, विलय कर दिया गया एक साथ, जिससे कि बैंकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। अगर दोस्तों क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन ये नहीं आता है, बट समझ लीजिए राष्ट्रीयकरण क्यों होता है। राष्ट्रीयकरण इसलिए होता है कि जो कमजोर बैंक है, पिछड़ रहे हैं, पूंजी में कम है, उनको विलय करके बड़े बैंकों के साथ जोड़कर उन्हें भी उनकी पूंजी वगैरह में सुधार किया जा सके, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक किया जा सके। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का विलय कर दिया गया। उस समय जो वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई थे। वित्त मंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, इन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया और त्यागपत्र दे दिया, त्यागपत्र भी दे दिया। उस समय जो वित्त वो थे, गवर्नर थे, एल.के. झा थे। एल.के. झा। क्वेश्चन यहां बनेगा, सिर्फ वित्त मंत्री ही पूछ सकता है और इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा जो हुआ दोस्तों 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का विलय हो गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण या विलय कह सकते हैं हो गया। यहां पर क्या था दोस्तों, यहां पर जो वित्त मंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी खुद थी। ठीक है, इंदिरा गांधी थी। इतना समझ गए मामला। इतना अगर आपको याद हो गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कहां से बनेगा? पहला राष्ट्रीयकरण बैंक का कब हुआ? तो 1969 में कितने बैंकों का विलय हुआ? तो 14 बैंकों का विलय हुआ। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का विलय हुआ। उस समय इंदिरा गांधी वित्त मंत्री थी। इतना अगर मामला सेटम सेट है तो आगे बढ़े। अब 1-2 पॉइंट और जान लीजिए दोस्तों। जो सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है वो इस समय स्टेट बैंक है, ये याद रखना। इतना स्टेट बैंक है। ठीक है, अब इतना हम लोग बैंक में पढ़ लिए हैं। अब इसमें तो 2-4 बैंक और है, नाबार्ड वगैरह भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। 1980 में हुआ है और 1982 में, और 1-2 और है इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा है नहीं। तो लास्ट टाइम में ज्यादा कुछ पढ़ना सही नहीं रहेगा, तो कुछ ही चीजों को जो इंपॉर्टेंट है एक बार कवर कर लीजिए। अगर बन जाएगा क्वेश्चन तो इतने में ही बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो अब 2-3 दिन में आपका कोई भी नंबर बढ़ने वाला है नहीं। ठीक है, इतना हो गया सभी का। अब थोड़ा सा दोस्तों आरबीआई के बारे में भी बात कर लेते हैं। इन बैंकों को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने एक ऐसा बैंक का निर्माण किया, क्योंकि दोस्तों जो बैंक थे, जब भारत सरकार कोई कानून नहीं लाया था, कोई एक्ट नहीं लाया था, तो बैंक अपना जो है मनमानी कर रहे थे। कभी किसी को ऋण दे देते, कभी किसी को नहीं देते, कहीं ग्रामीण में बैंक ओपन नहीं कर रहे थे। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि क्यों ना बैंकों पर सरकार का कंट्रोल हो, निजी क्षेत्र का कंट्रोल को कम कर दिया जाए। इसीलिए भारत सरकार ने एक एक्ट लाया जिसे आरबीआई एक्ट बोलते हैं। देखिएगा यहां पर लिखना होगा, आरबीआई एक्ट। आरबीआई, इतना ही लिखना, आरबीआई
आरबीआई का जो फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई एक्ट दोस्तों कब आया? एक्ट आया है 1934 में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि आरबीआई एक्ट कब आया है, तो ये आया है 1934 में। इसकी स्थापना कब हुई है ध्यान रखना, इसका जो स्थापना हुआ है आरबीआई का वो हुआ है 1 अप्रैल 1935 में। अब दोस्तों एक्ट और स्थापना में इतना अंतर क्यों है साल में? दोस्तों जब कोई एक्ट लाया जाता है संसद में, तो जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक वो कानून नहीं बन सकता है, कोई एक्ट पास नहीं हो सकता है। तो संसद में एक्ट लाया गया 1934 में, स्थापना हुआ इसका 1935 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करें इसका मुख्यालय कहां है। तो वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है, वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई में। ठीक, पहले कहां पर था जब बना था? तो पहले था इसका कोलकाता में। कब से कब तक था? कोलकाता में था। ये था 1935 से 37 तक, यानी 2 साल तक। ठीक है, इतना अगर आपने रट लिया, इतना आपको आता है, तब फिर ठीक है, आरबीआई से क्वेश्चन आएगा तो आप कहीं ना कहीं सही ही करके आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आरबीआई को केंद्रीय बैंक कहा जाता है, पॉइंट लिखिएगा, आरबीआई को केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इस पर जानकारी लेते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों लेखा वर्ष, वित्तीय वर्ष पूछ ले तो क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को वित्तीय वर्ष कहते हैं। बैंकिंग प्रणाली में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। अब बात आगे की जाए कि आरबीआई के कार्य क्या है। आखिर में जब भारत सरकार ने इसको बना दिया तो भारत सरकार इससे क्या काम करवाना चाहती थी, क्या चाहती थी? तो देखिए दोस्तों, आरबीआई के जो कार्य हैं वो देखिए, यहां लिख रहा हूं कार्य। आरबीआई के कार्य क्या क्या है देखिए दोस्तों, आरबीआई का जो कार्य है वो पहली चीज तो है इसका महंगाई कंट्रोल करना। महंगाई कंट्रोल करना, महंगाई कंट्रोल से क्या तात्पर्य दोस्तों? मुद्रास्फीति कंट्रोल। दोस्तों महंगाई को आरबीआई कंट्रोल करेगा। फिर उसके बाद है नोटों को जारी करना, पैसा कितना मार्केट में रहेगा, नोटों को जारी करना, सरकार को कर्जा देना, सरकार को कर्जा देना, बैंकों को कर्जा देना, बैंकों को कर्जा देना, मौद्रिक नीति बनाना, ये इसके प्रमुख कार्य है। मौद्रिक नीति बनाना। अब इसके अंदर दोस्तों और भी बहुत सारी चीज है कि कर्जा कब देती है, किस प्रकार से देती है, उसके कुछ उपकरण भी हैं, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें हैं। टैक्स क्या है, इन चीजों पर अब समय नहीं है चर्चा करने का, आप कार्य समझ लीजिए। महंगाई कंट्रोल करना, नोटों को जारी करना, सरकार को कर्जा देना, छोटे बैंकों को कर्जा देना और मौद्रिक नीति बनाना। अब दोस्तों थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, अगर ये सब स्थापना हुआ है तो इसका कार्य प्रमुख कौन होता है और कौन कौन अध्यक्ष रहा है, ये सब चीजें देखते हैं। देखिए आरबीआई के दोस्तों जो प्रथम गवर्नर थे, आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक, जो कि 2 साल तक थे, 35 से 37 तक थे। ठीक, अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर हैं सीडी देशमुख, जो वर्तमान में है, प्रेजेंट टाइम में है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, जो कि 25वें हैं, 25वें गवर्नर हैं। और दोस्तों इससे जो 25वें 24वें कौन थे? उर्जित पटेल का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, उर्जित पटेल का। और सचिव कौन है इस समय? सचिव है पीबी सोमनाथ वर्तमान में।
अब इतना आपको दोस्तों रट लेना चाहिए, यहां से अगर क्वेश्चन बने तो आप इसको धुआं धुआं कर दो। तो दोस्तों इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट था, बाकी कोई बहुत बड़ा एग्जाम है नहीं पेट का, तो अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो इतने तक ही बन जाएगा। बाकी इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे इसमें बन सकता है कितने करोड़ के साथ स्थापना हुई, 200 करोड़ पूंजी के साथ स्थापना हुआ था, एक शेयर की कीमत 100 रुपए थी, 5 लाख कुल शेयर बने थे। लेकिन इन चीजों को लास्ट टाइम में पढ़ना बहुत अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति भी समझ लें, यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो हरित क्रांति को समझ लिया जाए, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, फिर हरित क्रांति पर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों अब थोड़ी सी चर्चा हरित क्रांति पर भी कर लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है दोस्तों कि पहली बार हरित क्रांति कहां हुई थी, किसने शुरुआत किया था, और भारत में किसने शुरुआत किया, और किन चीजों को इसने प्रभावित किया, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए दोस्तों हरित क्रांति किससे संबंधित है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो ये है अनाजों के उत्पादन यानी खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन से, यानी कि अनाजों के उत्पादन से। थोड़ा सा समझ लेना है, खाद्यान्न लिखा हुआ है, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन यानी कि अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। सबसे पहले अगर बात की जाए विश्व में तो कहां शुरुआत हुई थी, तो ये शुरुआत हुई थी मैक्सिको में, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है ये, सबसे पहले मैक्सिको में शुरुआत हुई थी। बाकी अगर बात करें कि इसके जनक कौन थे, तो इसके जनक थे नॉर्मन बोरलाग, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जो जनक थे नॉर्मन बोरलाग थे। इनको 1970 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, नोट ध्यान रखिएगा। लेकिन ये इससे संबंधित नहीं, शांति का नोबेल इनको 1970 में दिया गया था, इतना याद रखेंगे। सबसे पहले कहां शुरुआत हुई है, मैक्सिको में। हरित क्रांति किससे संबंधित है, किसके उत्पादन से, तो खाद्यान्न उत्पादन यानी कि अनाजों के उत्पादन से। नॉर्मन बोरलाग जो थे 1970 में, ये इसके जनक है और इन्हें शांति का नोबेल भी दिया गया है 1970 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हरित क्रांति शब्द को दिया किसने था। तो जो हरित क्रांति शब्द है इसको दिया था विलियम गॉड ने। क्या नाम है उनका, विलियम गॉड। ये दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हरित क्रांति शब्द किसने नाम दिया है, विलियम गॉड, जो कि यूएसए के थे। अगर हरित क्रांति से क्वेश्चन बनेगा विश्व लेवल पर, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता है। बाकी भारत में बात करें तो भारत में इसके जनक है एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। ये भारत में इसके जनक हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। हरित क्रांति से भारत में किन अनाजों का उत्पादन बढ़ा है, तो वो बढ़ा है गेहूं और चावल का। अगर बात करें दोस्तों गेहूं चावल का उत्पादन बढ़ा है, तो कुछ चीजों का नुकसान भी हुआ है, तो वो है दलहने फसलें का नुकसान भी हुआ है। दलहन में थोड़ा सा कमी आई थी इसके हरित क्रांति आने के बाद से। अब बात करें दोस्तों कि किन क्षेत्रों को इसने ज्यादा प्रभावित किया है, तो ये किया है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी को ज्यादा प्रभावित किया है, ठीक है। यहां पर इसका ज्यादा असर देखने को मिला है। अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं कि जब शुरुआत हुआ था तो कहां से शुरुआत हुआ था। तो दोस्तों इसका जो स्टार्ट हुआ है ये 1960 में पंजाब के क्षेत्र में इसका ट्रायल शुरू हो गया था, पंजाब में। लेकिन औपचारिक शुरुआत इसका जो हुआ है, औपचारिक शुरुआत ये हुआ है 1966 से 1967, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बट ये जान लीजिए पंजाब से स्टार्ट हुआ है, इतना आप समझ लीजिए। अब दोस्तों यहां से इतना ही क्वेश्चन बन सकता था, बाकी इससे ज्यादा हरित क्रांति से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आप निश्चिंत रहिए और आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इतना रट लीजिए, ठीक है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों श्वेत क्रांति की, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है यहां से भी। श्वेत क्रांति क्या है, तो सबसे पहले श्वेत क्रांति की बात आए दोस्तों, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से।
दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसके जो जनक है वर्गीज कुरियन है। वर्गीज कुरियन इनका नाम था, ये इसके जनक हैं, श्वेत क्रांति के जनक हैं। ठीक है, और ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1970 से। ठीक है, 1970 से। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, वर्गीज कुरियन ने ही और उनके भाई ने मिलकर अमूल फैक्ट्री, अमूल का स्थापना किया था। ठीक है, अमूल दूध डेयरी, उनके भाई है त्रिभुवन भाई पटेल करके, उनका नाम मुझे सही से याद नहीं है, बट उन्होंने ही अमूल का किया था। इन्हीं के जन्म दिवस को 26 नवंबर को मिल्क डे भी घोषित किया गया है। 26 नवंबर को मिल्क डे, इतना सही है। इतना अगर आपने कर लिया तो यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको धुआं कर देंगे, यही उम्मीद है आपसे। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जीएसटी से। जीएसटी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, तो आइए अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं जीएसटी क्या है, जीएसटी से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, जीएसटी जो है, दोस्तों जो जीएसटी है वो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, तो इसको थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है कि क्या है जीएसटी, जीएसटी कब आया, कहां पर सबसे पहले लागू हुआ, विश्व में कहां पर सबसे पहले लागू था, और इससे लाभ क्या है, इसके प्रकार क्या है, 2-4 चीजों पर बहुत ही जल्दी डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, जीएसटी जो सबसे पहले विश्व में लागू था, चल रहा था, वो था फ्रांस में, इतना याद रखना, फ्रांस में लागू था। भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा पर आधारित है, कनाडा मॉडल पर। ठीक है, कनाडा मॉडल पर आधारित है। भारत में जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। भारत में जो सबसे पहला राज्य जीएसटी लागू करने वाला था वो था असम, दूसरा है बिहार, और अंतिम राज्य है J&K। ठीक है, जम्मू कश्मीर। इतना क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में छपता है। अब थोड़ी सी ब्रीफली चर्चा कर लेते हैं जीएसटी क्या है। जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, याद रखना, सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ये इतना इंपॉर्टेंट था दोस्तों। ये कब आया था, अगर बिल पूछे किस बिल में आया था तो बिल 122वां था। ठीक है, और किस संविधान संशोधन द्वारा आया था, ये संविधान में जोड़ा गया है तो 101वां। बिल की बात करें, बिल क्या है दोस्तों, जब कोई भी संसद में कोई कानून बनाने के लिए या कोई विधेयक जोड़ने के लिए संसद में लाया जाता है तो उसे बिल कहते हैं, यानी एक्ट कहते हैं। और जब ये उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, और वो संविधान में जोड़ दिया जाता है। तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और बिल लाया गया था 122वां। इतना याद रखेंगे सभी लोग। जीएसटी में 5 प्रकार की दर है, 0%, 5, 12, 18 और 28। ये है इतना, लेकिन एग्जाम में 0 को जोड़ा नहीं जाता, 5, 12, 18, 28। जैसे दोस्तों जीएसटी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी जितने भी प्रोडक्ट पर कर है या कोई भी कर है उसको एक पूरे देश स्तर पर बना दिया गया है कि ज्यादा कोई राज्य अपना लगा रहा है, कोई सरकार कहीं कितना दे रही है, तो कुल मिलाकर 5 करों में डिफाइन कर दिया गया है। कुछ क्षेत्रों को इससे मुक्त रखा गया है, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद को जीएसटी से मुक्त रखा गया है, और कुछ चीजों पर छूट भी दिया गया है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यही बनेगा, किन क्षेत्रों में इसको छूट दिया गया है, तो वो है पेट्रोलियम उत्पादों में। ठीक है, अब यहां से 2-3 प्रकार की इसके जीएसटी भी है, आइए अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जीएसटी के प्रकार क्या है, सीजीएसटी और है एसजीएसटी और है आईजीएसटी। ठीक है, ये इसके प्रकार है, नाम सुने रखेंगे तो एग्जाम में आएगा तो कर देंगे। सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल है, सेंट्रल गुड्स टैक्स। एसजीएसटी है, स्टेट्स गुड्स सर्विसेज टैक्स। और आई से है, इंडियन से है। ठीक है, इतना मामला सब क्लियर है, सेटम सेट हो चुका है। बात कर लें दोस्तों जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री होता है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता दोस्तों इससे ज्यादा हमें यहां पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी 33 सदस्यीय टीम की कमेटी होती है। आर्टिकल जो है आर्टिकल 269A में है, तो उम्मीद करता हूं इतना सारा आप समझ लिए होंगे। और दोस्तों एक चीज याद रखना,
जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष वह कर होते हैं जो डायरेक्ट हम पर न लगकर सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा पर लगाए जाते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? जो हम पर लगाए जाते हैं, जैसे आय कर, हमारे आय पर डायरेक्ट कर लगाकर पैसों को कम कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो होता है आय कर। तो इतना मामला समझ गए हैं, इतना दोस्तों रिवाइज कर लेना। नोट्स चाहिए तो आप दी सॉल्वर गैंग के पीडीएफ टेलीग्राम पे आना, अभी ज्यादा मेंबर नहीं है उस पर, बट आपको वहां पर मिल जाएगा, भेज दूंगा। इंपॉर्टेंट जो मैंने नोट्स बनाया है समझ लेना वहां से और खुद से एक बार पढ़ लेना। अगर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों तो आपको 3 क्वेश्चन यानी 2 से 3 क्वेश्चन यहां से ही मिल जाएगा, बाकी आप तो कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होंगे। बाकी रोजगार विद अंकित पर गागर में सागर है, आप वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर लीजिए, वो और अच्छा है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो अब मुलाकात करता हूं आपके साथ में एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।